सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। 45 पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आर्टिकल 222 से पूछा गया है। ट्रिपल टाइम्स 2 से आर्टिकल जो है उसमें बताया गया है कि भाई ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर डील्स विद, किससे संबंध रखता है ये। तो वह आर्टिकल 222 जो है ये रिलेट करता है केंद्र सरकार से। अब कैसे, ये भी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। यहाँ पर आर्टिकल 222 में ये बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो मुख्य न्यायाधीश आप जिसको जज बोलते हैं, तो उससे परामर्श कर सकता है कि भाई कोई एक जज है उसको ट्रांसफ़र करना है, तो एक कोर्ट से वो दूसरी कोर्ट पर, हाई कोर्ट में वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो आर्टिकल 222 में ये लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रपति जो होता है वो परामर्श लेता है अपने मुख्य न्यायाधीश से, तो किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऑप्शन, इसलिए ये यूनियन जो गवर्नमेंट है उससे रिलेट करता है, केंद्र सरकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। जो लोकसभा है भाई उसमें एससी और एसटी की कितनी सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एससी एसटी वालों के लिए। सो जब भी आप हमारे भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके आर्टिकल 330 में जाते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि भाई जो एससी होता है उसके लिए टोटल 84 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई है लोकसभा के लिए। एसटी की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए 47 जो है रिजर्व की गई है। तो टोटल जो बनती है वो 131 बनती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। लेकिन आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए भाई एससी के लिए कितनी होती है, एसटी के लिए कितनी होती है। एससी वालों के लिए ज़्यादा सीटें हैं और एसटी वालों के लिए बहुत ही कम है। वैसे कम तो नहीं है, 50 के आसपास है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लगभग 100 150 के आसपास ही इनका आंकड़ा बन रहा है। तो देखिए कितनी ज़्यादा जो है हमारे संविधान में एससी एसटी के लिए कितना प्रावधान किया गया है। तो अच्छी बात है, ये एससी एसटी के लिए होना चाहिए कुछ ना कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए, इन लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम स्टेट इज। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है। तो राज्यों से जो होती है वो 530 होती है। लेकिन जो 20 होते हैं वो अदर जो केंद्र शासित प्रदेश वगैरह होते हैं वहाँ से चुने जाते हैं। तो टोटल जो बनते हैं लोकसभा के लिए 552 या फिर 550 एग्जाम में कई बार ये देखने को मिला है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। दो जो होते हैं एंग्लो के होते हैं, जो एंग्लो जो राष्ट्रपति जो उनको चयनित करता है लोकसभा के लिए, दो वो हो जाते हैं। तो टोटल 52 ही होते हैं। इन दोनों को मिलाकर तो 50 हो रहे हैं, लेकिन दो जो होते हैं एंग्लो इंडीज़ के होते हैं। ये सभी को पता है कि भाई एंग्लो इंडीज़ के होते हैं जो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ये टोटल 552 तब जाकर बनते हैं। सो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगले देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द मून। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाई डिस्टेंस पूछ रहा है, हमारी ये अर्थ है, इसका जो सेंटर है यहाँ से लेकर, और ये मून है, इसका जो सेंटर है, इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस बनता है उसको आप क्या बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको आप ऑर्बिट रेडियस ऑफ द मून बोलते हैं, ऑर्बिट रेडियस ऑफ द मून। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द, ये क्वेश्चन तो हमारा सिविल का है, लेकिन ये जीके सेक्शन में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था डी ट्रिपल एस का जो बोर्ड है दिल्ली का, जेई सिविल के लिए, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए हमने जीके सेक्शन में ही इसको इंक्लूड कर दिया है कि भाई सेडिमेंट्री रॉक इनमें से कौन सी है। मार्बल आपको पता है कि कौन सी है, ग्रेनाइट भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, तो सारे ही वैसे इजी हैं। तो ये शेल जो होती है ये तो सेडिमेंट्री होती है। तो ये देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, जीके में आया है, लेकिन आप जो सिविल वाले हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट इजी ही था ये। अगले देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव जो वन का सबसे अधिक क्षेत्र है, कौन से राज्य में है भारत के।
तो मैंग्रोव जो है भारत में जो पूरा वनस्पति विश्व में जो है उसका 5% है, पूरे विश्व का 5% भारत में ही है, और वो पश्चिम बंगाल का जो सुंदर वन है वहाँ पर है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द क्वांटिटी यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंडूकेंस टेंस, क्या क्वांटिटी होती है इसकी? तो इंडक्टेंस की जो क्वांटिटी होती है वो हेनरी होती है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला अब यहाँ पे सिविल के हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये क्वेश्चन तो इजी है। देखिए क्या पूछा गया है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ गुड ब्रिक शुड नॉट एक्सीड ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन केप्ट इमर्जन इन द वाटर फॉर 24 आवर। गुड ब्रिक यानी कि जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है वो अच्छी ईट मानी जाती है। इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और भी बता दूं कि भाई हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 3494 पार्ट 1 जो है वो जो है ब्रिक्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उससे रिलेट करता है। 3495 पार्ट 1 जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक से रिलेट करता है। तो वो कहता है कि भाई फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है वो 20% पानी एब्जॉर्ब करती है, सेकंड क्लास की 22% करती है, थर्ड क्लास की 25% करती है। सो बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं 22-25। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर लाइम मोटार के लिए। लाइम मोटार के लिए आप कितने दिनों तक तराई जो है वो कर सकते हैं? जब आप लाइम जो होता है उसमें उसको मोटार में बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं तो उसको आप लाइम मोटार बोलते हैं। तो भाई जिसमें लाइम और सीमेंट दोनों एक बाइंडिंग मटेरियल के रूप में आप यूज करते हैं उसको आप गेज मोटार बोलते हैं, गेज मोटार। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो लाइम मोटार जो होता है इसका मिनिमम जो क्यूरिंग पीरियड होता है वो 7 दिनों का होता है। 7 दिन सबसे कम 7 दिनों का होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द साइन ऑफ डीके अपेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ येलो और रेड टिंज और दिस कलरेशन ऑफ ओवर मैच्योर टिम्बर इज नाउन एज। लाल रंग, देखिए पीला रंग, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लाल रंग पीला रंग जो होता है ये फोक्सीनेस का ही डीके होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमने एक दो बार डिस्कस किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइज ऑफ डायमीटर ऑफ लार्ज नोट इन ग्रेटर देन। लार्ज नोट होता है उसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है। ये जितनी भी नोट होती है, देखिए नोट डिफेक्ट आपको पता है कि भाई टिम्बर में आपको देखने को मिलता है। अब इसको जो है 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई एक बहुत ही पिन नोट होता है उसका डायमीटर कितना होता है, फिर स्मॉल होती है, फिर मीडियम नोट होती है, फिर वेरी लार्ज नोट होती है। तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसके नोट को लेकर, डायमीटर को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आपको सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। एक पिन नोट होता है, पिन नोट जो होता है उसका डायमीटर जो होता है वो 6.50 mm तक ही होता है। उसके बाद स्मॉल नोट आता है, छोटा सबसे छोटी जो होती है, यानी कि पिन से ऊपर जो आती है, बड़ी जो आती है थोड़ी सी, 6.50 से लेकर 20 mm उसका साइज होता है। उसके बाद मिडिल नोट जो होती है, मध्यम नोट जो होती है, 20 से लेकर 40 mm उसका डायमीटर होता है। एंड ये लार्ज नोट जो होती है इसका डायमीटर 40 mm से ज़्यादा होता है। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन आपको पता होने जरूरी है। भाई पिन के लिए कितना होता है, स्मॉल नोट के लिए कितना होता है, मीडियम नोट के लिए कितना होता है, एंड वेरी लार्ज नोट के लिए कितना डायमीटर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पेंट फिल्म बिकम पाउडर ड्यू टू। पेंट फिल्म का पाउडर बनने का कारण, भाई जो पेंट होता है आप सभी को पता है कि उसकी जो परत होती है वो एक पाउडर की फॉर्म में बन जाती है, पाउडर की फॉर्म में बन जाती है। उसका क्या कारण होता है? उसका ये कारण होता है कि जो इनसफिशिएंट ऑयल इन प्राइमर, इसका यही कारण होता है। जो प्राइमर होता है उसमें क्या ऑयल होता है बहुत ही
अपर्याप्त मात्रा में, इनसफिशिएंट। सो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाई कार्बन कंटेंट इन द स्टील काउज। हाई कार्बन जो होता है वो क्या कारण होता है? अगर आपका कार्बन कंटेंट ज़्यादा है स्टील में तो उससे क्या होगा कि भाई हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन डक्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। डक्टिलिटी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी और स्ट्रेंथ भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, ब्रिटलनेस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये जो होती है कमी आपको देखने को मिलती है। सो बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब अगला देखिए, विच टाइप ऑफ ग्लास इज कॉमनली यूज्ड फॉर रेलवे कोचेज के लिए। रेलवे कोचेज जो होता है उसके जो ग्लास होते हैं, शीशे जो होते हैं, किसके आप यूज करते हैं, किसके यूज किए जाते हैं? जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए यार, क्योंकि हमने कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पीडीएफ मांगते रहते हैं, पीडीएफ दो, तो उनके लिए हमने 2-3 पेजेस बनाए हैं। अभी धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे जो हमने बनाई है वीडियो। भाई हम ऐसी पीडीएफ बनाते हैं देखिए, यहाँ पर आपको आंसर नहीं देखने को मिलेगा, नहीं आंसर देखिए। तो आंसर जो है वो हमारे साथ बुक्स होती है कई बार, और कई बार हमें ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो हम आपको जो पता होता है वही आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर नहीं है तो हमें आंसर लिखने में थोड़ी बहुत टाइम तो लगेगा, इसलिए आपको वहाँ पर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी भाई कि हमने अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स एंड आरसीसी जो है वो अपडेट कर दी है, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पर हमने आपको आंसर भी लिख दिया नीचे कि भाई इसका आंसर ये है, ए है, बी है, सी है, ये उसका आंसर है, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी हम आंसर ही लिख पाए हैं, बाकी कुछ और नहीं लिख पाए हैं, तो आप देख सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, अप्रोक्सीमेट व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड, रेत की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.6 होती है। तो भाई अगर हम आंसर में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे वहाँ पर, तो जो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं उसके लिए टाइम नहीं बचता है, क्योंकि ये हमें पहले सबसे पहले पीडीएफ आपके लिए बनानी पड़ती है। ये देखिए कितना टाइम लगेगा लिखने में। अभी आपको इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं, अभी तो चलो न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन अगले क्वेश्चन में देखिए कुछ यहाँ पे भी न्यूमेरिकल ही वैल्यू है। अगर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखना पड़ेगा तो आपके लिए टाइम बहुत लगता है पीडीएफ बनाने में, तो इसलिए हमने सिर्फ ऑप्शन ही आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ के रूप में ही आपको मिलेगा, एक पोस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप जब चाहे स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द सेडिमेंटेशन एनालिसिस पर पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट फॉर द सॉइल पार्टिकल दैट आर फाइनर देन। भाई सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होती है वो आप अडॉप्ट करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर सॉइल पार्टिकल दैट आर फाइनर, यानी कि छोटे होते हैं, कौन सी वैल्यू से, कौन सी वैल्यू से छोटे होते हैं वो। तो इस क्वेश्चन में हमारा 75 माइक्रोन आंसर हो जाएगा, फाइनर देन 75 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन देखिए, तो लो यूज्ड इन परमेबिलिटी टेस्ट इज। परमेबिलिटी के लिए कौन सा लो जो होता है वो यूज किया जाता है? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। भाई आपको पता है कि डार्सिस लॉ हमने कई बार अभी ये पढ़ा है, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि भाई डार्सिस लॉ ही परमेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर स्ट्रेस इज कॉल्ड। ट्राइएक्सियल टेस्ट जो होता है, कंप्रेशन टेस्ट जो होता है, उसमें जो डिफरेंस होता है टू मेजर स्ट्रेस के बीच में, उसको आप क्या बोलते हैं? डेविएटेड स्ट्रेस, कन्फाइंड स्ट्रेस, इन सितु टेस्ट, या फिर रेजिडुअल टेस्ट, स्ट्रेस, सॉरी टेस्ट नहीं, सो उसको आप डेविएटेड स्ट्रेस बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट जो होती है कौन से केस में? फाउंडेशन ऑफ सैंडी सॉइल शुड नॉट एक्सीड। सैंडी सॉइल के लिए शुड नॉट एक्सीड, भाई सैंडी सॉइल है
तो उसके लिए 25 mm होता है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको रेत के लिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स, सॉरी रेत के लिए तो बताया गया है, मिट्टी के लिए बताना है आपको, होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में जो पूछता हूँ उसका आप आंसर दे सकते हैं, भाई आपका ही फ़ायदा है। मैंने तो कई बार आपको डिफरेंशियल सेटलमेंट, राफ्ट फाउंडेशन के बारे में बताया, आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में बताया कि भाई सैंडी के लिए कितना लेते हैं, क्ले के लिए कितना लेते हैं। तो आपका ही फ़ायदा है, आपकी रिवीजन हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको आपसे पूछता हूँ। तो नहीं बताना तो आपकी मर्जी, लेकिन फ़ायदा आपका ही है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, फोर्स exerted by static fluid on a vertical, horizontal or an inclined plane surface that is emerged depends upon, किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ इमर्जर सरफेस एंड डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इमर्जर सरफेस। इन तीनों पर डिपेंड करती है ये। नेक्स्ट वन देखिए, फॉर ए स्टीडी ideal flow of incompressible fluid that the total energy at any point of fluid is constant refer to, किसको रेफर करती है वो, तो भाई बर्नौलीज इक्वेशन। ये देखिए स्टीडी फ्लूइड बर्नौलीज इक्वेशन में होता है, आइडियल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल, टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी पॉइंट पर वो कांस्टेंट होती है, तो बर्नौलीज इक्वेशन ही इसके लिए एप्लीकेबल बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रैपेजॉइडल सेक्शन के लिए, ट्रैपेजॉइडल सेक्शन के लिए कौन सी सही होती है, तो टोटल टॉप विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस द वन स्लोपिंग साइड। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर, हाइड्रोमीटर जो होता है आप उसको यूज करते हैं ताकि वो मेजर कर सके किसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, जो द्रव होते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर। सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ क्वैक। अब ये क्या है, इसको आप बोलते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज एंड क्वैक, इसको क्या बोलते हैं, थियोटिकल डिस्चार्ज इन ए रेसिप्रोकास्टिक पंप इज कॉल्ड। रेसिप्रोकास्टिक पंप जो होता है एक सिंपल पंप होता है, इसको आप एक विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर, एक पट्टा लगाकर यूज कर सकते हैं, उसको रेसिप्रोकास्टिक पंप आप बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे बोल रहा है हमसे कि भाई एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थियोटिकल डिस्चार्ज के बीच का जो डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस आप इसको बोलते हैं माइनस जो होता है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप स्लिप बोलते हैं, स्लिप। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। भाई जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार यही बोलता रहता हूँ, वैसे बार बार नहीं, वीडियो में 3-4 बार ही बोलता हूँ, तो आप कर लीजिए। अगला देखिए, एस्फॉल्ट कंक्रीट इज मिक्सचर कंप्राइजिंग ऑफ, भाई एस्फॉल्ट कंक्रीट मिक्स जो होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको बताना है। एस्फॉल्ट कंक्रीट की मिक्स की अगर आप बात करेंगे, उसमें कंक्रीट है, आपको पता है कि भाई कोर्स एग्रीगेट होगा, मिनरल फिलर भी होगा, बीच में तो होगी ही होगी, भाई एस्फॉल्ट की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमें देखते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच मे बी परमिटेड इन एग्रीगेट इज, भाई डस्ट जो होती है, आपको पता है डस्ट धूल होती है, तो भाई उसको वो कितनी होनी चाहिए, हमारा जो एग्रीगेट होता है, भाई इतनी हम अलाउ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकते हैं डस्ट जो होती है। अब यहाँ पे देखिए, 5% ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर लो बर्क्यूलिटी विद ए कोर्स ग्रेडिंग, कोर्स ग्रेडिंग है हमारे पास, भाई 5% जो होती है टोटल एग्रीगेट फॉर लो बर्क्यूलिटी के लिए, बिल्कुल सही बात है। 10% ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर लो बर्क्यूलिटी विद ए फाइन ग्रेडिंग, भाई फाइन ग्रेडिंग होनी चाहिए, तब आप 10% अलाउ कर सकते हैं। अब 20% ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर ए मिक्स हैविंग हाई बर्क्यूलिटी विद फाइन ग्रेडिंग, तो ये भी सही है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीनों को आप याद कर लीजिए। हो सकता है कि आपको यही एग्जाम में पूछ लिया जाए, या फिर ये क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन बना के पूछ लिया, 5-10 ऑप्शन में ऐसे 5-10-15-20 इस तरह के ऑप्शन आपको दिए हों, तो आपको पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाट रेशियो इज द रेशियो ऑफ,
वाटर सीमेंट रेशो इज द रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। वाटर सीमेंट रेशो, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सीमेंट, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एज द वाटर टू सीमेंट रेशो इंक्रीज, वही वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो क्या होगी? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है वो घटती है भाई, वो घटेगी। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ घटेगी। अगला देखिए, व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट फॉर ब्रिज एंड सीवर कंस्ट्रक्शन के लिए? प्रोपोर्शन यानी कि जो रेशियो होता है कंक्रीट का ब्रिज एंड सीवर कंस्ट्रक्शन के लिए वो क्या होता है? M20 का रेशियो आप यूज कर सकते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगला क्वेश्चन देखिए, इन वाटर क्यूरिंग मेथड क्यूरिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल्स और कंक्रीट कॉलम इज कैरिड आउट बाय। भाई जब भी आप वाटर की क्यूरिंग करते हैं, सभी को पता है कि पानी से ही क्यूरिंग होती है, बाकी और कोई मेथड तो है नहीं कि हम पेंट से क्यूरिंग करेंगे या फिर कोई सीमेंट से क्यूरिंग करेंगे, पानी से ही क्यूरिंग करनी पड़ती है। तो क्यूरिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल्स की आपको क्यूरिंग करनी है और कंक्रीट कॉलम जो होती है उनकी करनी है, तो कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे? इनमें से जो बेस्ट मेथड होता है वो आपको बताना है। तो बेस्ट मेथड जो होता है वो स्प्रे करना या फिर जो फॉगिंग होता है उससे आप क्यूरिंग जो होती है कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया अपने चैनल पर। थोड़े बहुत क्वेश्चन है जो कि डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम आज ही डिस्कस कर रहे हैं। अगले देखिए, द स्ट्रेंथ एंड द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन। स्ट्रेंथ आपको पता है, स्ट्रेंथ क्वालिटी जो होती है किस पर डिपेंड करती है कंक्रीट की? भाई एग्रीगेट की ग्रेड कैसा है, एग्रीगेट का सरफेस एरिया कैसा है, स्ट्रेंथ आपको चाहिए। अगर आप एग्रीगेट जो है उसको राउंडेड शेप का यूज करेंगे तो हमें सिर्फ वर्केबिलिटी मिलेगी, स्ट्रेंथ तो मिलती नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो होती है वो क्यूबिकल से मिलती है, क्यूबिकल जो होता है। तो देखिए, सरफेस एरिया उसकी ग्रेड कैसा है भाई, एंड सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, इन सभी पर स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कंक्रीट की। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए बीम और कॉलम बिकम्स वीक और फाउंड टू बी इनसफिशिएंट, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ इज बाय। स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैकेटिंग आप यूज कर सकते हैं, तब आपकी स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लोप एट द फिक्स एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम विल बी। फिक्स एंड पर जीरो स्लोप होता है, फिक्स एंड है यहाँ पर, देखिए इस तरह का होगा, तो यहाँ पे कोई भी स्लोप नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, ए प्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग एज्यूम द शेप ऑफ। प्रिज्मेटिक बार है हमारे पास, जब भी प्योर बेंडिंग आपके उसके ऊपर लग रही है प्रिज्मेटिक बार के ऊपर, तो शेप जो आप एज्यूम करते हैं वो कौन सी होगी? जो शेप होगी वो कौन सी होगी? तो शेप जो होती है वो आर्क ऑफ सर्कल, वृत्त का चाप जो होती है उस तरह की शेप आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट 34 क्वेश्चन पार्ट 45 के। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।